अकाउंटिंग का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करना है इंटरप्रिटेशन ऑफ बिजनेस रिजल्ट्स, जो कि आपके चैप्टर नंबर 12 में इंक्लूड है। इंटरप्रिटेशन के वर्ड मीनिंग क्या होते हैं? इन्वेस्टिगेशन करना, एनालिसिस करना, किसका? बिजनेस के रिजल्ट्स का। अब सही है सर। ठीक है। सर ये ब्लर होता है ना, तो इसका फोकस ठीक कर देते हैं ना। जी बेटे, हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए इंटरप्रिटेशन करते हैं, और परफॉर्मेंस के बारे में हम जब तक कुछ कह ही नहीं सकते, जब तक कंपैरिजन नहीं होता। देखो, आपको अगर मैं सिंपल एक बात कहूं, आपके सामने एक फिगर रख रही हूं इन आइसोलेशन। सपोज मैं आपसे कहती हूँ कि करंट ईयर हमारे बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो वही रही है 40%। इन आइसोलेशन 40% मीन्स डजंट, इसका मतलब कुछ भी नहीं, आपको कुछ आइडिया नहीं होगा हमने अच्छा परफॉर्म किया या फिर बुरा परफॉर्म किया। कंपैरिजन करेंगे तो आपको आइडिया होगा। सपोज हम कह रहे हैं कि इन दिस ईयर हमारा लास्ट ईयर जो पास हुआ 2023 में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो 40% और 2022 में आपकी ये रेशियो थी सपोज 35%। अब जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको आइडिया होगा भाई लास्ट ईयर अगर हमने प्रॉफिट 35% अर्न किया था, इन दिस ईयर इट इज 40%, इट मींस वी परफॉर्म वेल, हमें इंप्रूवमेंट हुई। तो हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किस किस के साथ किया जा सकता है? आप अपने करंट ईयर बिजनेस परफॉर्मेंस को लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करके अंदाजा लगाते हो कि इन दिस ईयर आपने अच्छा परफॉर्म किया या फिर बुरा परफॉर्म किया। इसके अलावा कंपैरिजन किसके साथ हो सकता है? एक्चुअल रिजल्ट्स का कंपैरिजन टारगेट्स के साथ होता है। आपके बिजनेस का टारगेट था कि आपका प्रॉफिट होना चाहिए 45%, लेकिन एक्चुअल में आपने कितने परसेंट प्रॉफिट गेन किया? 40%। तो जब कंपैरिजन करेंगे हम कहेंगे कि हम अपने टारगेट को अचीव कर नहीं पाए। इन्वेस्टिगेट करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या हुई, हम रेवेन्यू के टारगेट को अचीव कर नहीं पाए या कॉस्ट हमारे लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, रीजन क्या थी, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब रीजन सामने आती है करेक्टिव एक्शंस लेते हैं ताकि फ्यूचर में इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सके। इसके अलावा कंपैरिजन किसके साथ हो सकता है? कंपैरिजन आप अपने कंपैटिटर के साथ कर सकते हो। सपोज आपके कंपैटिटर ने जो प्रॉफिट अर्न किया वो कितने परसेंट है? 38%। हम कहेंगे हम टारगेट को तो अचीव नहीं कर पाए, बट वी परफॉर्म वेल एज कंपेयर टू आवर कंपैटिटर। हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी अच्छा परफॉर्म किए, हम कंपैटिटर से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किए, लेकिन हम अपने टारगेट को अचीव कर नहीं पाए। तो भाई अब हम इस चैप्टर में क्या करने जा रहे हैं? ये डिफरेंट रेशियोज की हेल्प से हम बिजनेस की परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करने जा रहे हैं, और इवैल्यूएशन के लिए हमारे पास करंट ईयर के रिजल्ट्स भी एक्चुअल होने चाहिए, और किसके साथ कंपैरिजन करके हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे कि हमने कैसा परफॉर्म किया। कंपैरिजन के लिए या तो आपके पास लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन होगी, या टारगेट की इंफॉर्मेशन होगी, या इंडस्ट्री के एवरेजेस आपके पास होंगे, या कंपैटिटर की आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स आएंगे। Do you follow my point? Yes. तो बेटे कंपैरिजन तो बाद में, सबसे पहले हमने क्या सीखना है? हाउ टू कैलकुलेट दीज रेशियोज। टारगेट तो एक्चुअली होता है, एस्टिमेटेड होता है। जी बेटे, टारगेट तो एस्टिमेटेड ही होता है, एक्चुअल रिजल्ट्स तो एट द स्टार्ट ऑफ ईयर हमारे पास नहीं आ सकते। टारगेट्स क्या है? आपको मोटिवेट करते हैं कि भाई ये टारगेट्स है, यू हैव टू अचीव दिस, और उसको अचीव करोगे आपको बोनसेस, इंक्रीमेंट, प्रमोशंस मिलेंगे,
और इसलिए आप अच्छा परफॉर्म करते हो। और अगर बिजनेस में टारगेट्स नहीं होंगे, आपको स्ट्रेटेजीज नहीं बताई जाएंगी और ये भी नहीं गाइड किया जाएगा कि आप अच्छा परफॉर्म करोगे, टारगेट अचीव करोगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेंगे, तो कोई भी एम्प्लॉय एफिशिएंटली परफॉर्मेंस नहीं देगा। वो जस्ट अपनी थोड़ी सी सर्विसेज देगा और उसके केस में सैलरी लेगा और घर से चला जाएगा। इज इट ओके? तो भाई हमने इंटरप्रिटेशन इन्वेस्टिगेशन से पहले रेशियोज पढ़ने, हमारे पास कौन कौन सी फाइनेंशियल रेशियोज हैं एज पर योर सिलेबस? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, फिर वर्किंग कैपिटल रेशियोज, और इन रेशियोज को हम शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी या सॉल्वेंसी रेशियोज का नाम भी दिया करते हैं। थर्ड, वो सिंपल नाम देता है लिक्विडिटी या फिर सॉल्वेंसी रेशियोज का नाम देता है, और ये बेसिकली लॉन्ग टर्म। फोर्थ में इन्वेस्टर्स रेशियोज। तो पहले ये डिफरेंट रेशियोज को कैलकुलेट करना सीखेंगे और उसके बाद कंपैरिजन करेंगे और फिर रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। ये चैप्टर आपका 100% न्यूमेरिकल नहीं है। आपने ना सिर्फ रेशियोज को कैलकुलेट करना होगा, कंपैरिजन करने के साथ साथ आपने रिपोर्ट राइटिंग भी करनी होगी कि हमारे बिजनेस ने अच्छा परफॉर्म किया या फिर बुरा परफॉर्म किया। तो थ्योरेटिकल पोर्शन भी इसमें कवर अप होगा। एनी क्वेश्चन? इज इट क्लियर टू दिस पॉइंट? नोटेड? हम इंडिविजुअली तमाम रेशियोज को अब डिस्कस करें। कौन कौन सी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होंगी, कौन कौन सी वर्किंग कैपिटल रेशियोज, फिर उसके बाद लिक्विडिटी रेशियोज, जी जनाब, नोटेड और नीड मोर टाइम? हेडिंग दे दीजिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। Silent please. जी बेटे, कौन कौन सी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमें पढ़ना है? नंबर 1 जीपी रेशियो, इसमें इसके अलावा बोलेगा जीपी मार्जिन, फिर एनपी रेशियो, इसको वो बोलेगा एनपी
सीजीएस रेशो भी आपसे रिक्वायर कर लिया करता है, ये सच प्रॉपर रेशो तो नहीं है। इन रेशियोज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताइएगा जो आपने पढ़ा है। बताओ, सेल्स रेवेन्यू में से क्या माइनस करते हैं? सीजीएस। तो आपके पास क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर क्या माइनस करते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इन केस ऑफ कंपनी में बात कर रही हूं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इफ यू रिमेंबर, इज ऑल्सो कॉल्ड PBIT. Do you know what is meant by PBIT? Profit before interest and tax. फिर हम क्या करते हैं? इस PBIT, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, इसमें से क्या माइनस किया जाता है? इंटरेस्ट। तो ये जो मेरे पास प्रॉफिट आएगा, दैट वुड बी कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से क्या माइनस करेंगे? टैक्स। तो ये मेरे पास क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। अच्छा, अब देखो बेटे, चलो वो कंपनी का बाद में बाकी बातें होती चली जाएंगी। इन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हम करते क्या हैं? इनकम स्टेटमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका कंपैरिजन करते हैं सेल्स रेवेन्यू के साथ। कि सीजीएस, व्हाइट बोर्ड की तरफ अटेंटिव होइएगा, कि सीजीएस रेवेन्यू का कितने परसेंट है, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेवेन्यू का कितने परसेंट, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेवेन्यू का कितने परसेंट है, आपका पीबीआईटी सेल्स रेवेन्यू का कितने परसेंट है। हम कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? सेल्स रेवेन्यू के साथ। और सेल्स रेवेन्यू इन रेशियोज में आपके लिए क्या यूज होगी? एज बेस। और बेस को हम हमेशा क्या लेते हैं? कितना सपोज करते हैं? 100%। और जो बेस होती है वो हमेशा क्या होती है? डिनोमिनेटर। तो इनके फॉर्मूलास क्या बनेंगे? जीपी रेशियो का या जीपी मार्जिन का फॉर्मूला क्या बनेगा? जीपी ओवर सेल्स इनटू 100, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए परसेंटेज। एनपी रेशियो में क्या किया करते हैं? जब वो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपसे रिक्वायर करे, वो मोस्टली बेसिकली आपसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो रिक्वायर कर रहा होगा। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? पीबीआईटी ओवर सेल्स इनटू 100 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए इसका आंसर भी किसमें आएगा? परसेंटेजेस में। तो अब आप इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपसे पूछे सीजीएस रेशियो फाइंड आउट करें, तो कैसे फाइंड आउट करें? सीजीएस ओवर सेल्स इनटू 100। आंसर किस में आएगा? परसेंटेजेस। वो आपसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो भी रिक्वायर कर सकता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो को बेटे कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूला बनाने की कोशिश कीजिएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओवर सेल्स इनटू 100। आंसर किस में आएगा? परसेंटेज। हम इन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में तमाम कंपोनेंट्स का कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? सेल्स रेवेन्यू। इसे कॉमन साइज एनालिसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन साइज एनालिसिस। और इन सब में बेस क्या है? सेल्स रेवेन्यू। चलिए वैल्यूज को सपोज करते हैं और इन रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं और उन पे डिस्कशन करते हैं। देखो सपोज बेटे, मेरे पास एक कंपनी है, उसका सेल्स रेवेन्यू 5000, सीजीएस हम सपोज किए लेते हैं 2000, जीपी कितना है? 3000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को सपोज कर लीजिए आपके पास कितने हैं? 1500। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 1500। ऑनवर्ड फॉर द टाइमिंग फॉर बॉन्ड। इंफॉर्मेशन को यहाँ पे स्किप कर देते हैं। जीपी मार्जिन रेशियो कैलकुलेट कीजिएगा। हमारे इस एग्जाम्पल में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो कितनी है? क्या करोगे? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू। 3000 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या आंसर आता है? देखो 60%।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट कीजिए। क्या करोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है हमारी इस एग्जांपल में? 1500 डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स कितनी है भाई हमारी? 5000 इनटू 100 कितना आंसर आएगा? 30%। अब ये देखो, ये बेस है, ये हमने कितनी ली? 100%। ग्रॉस प्रॉफिट हम कह रहे हैं कितने परसेंट है? 60%। तो अगर हमारी कैलकुलेशंस कह रही है कि ग्रॉस प्रॉफिट 60% है, तो बेटे सीजीएस कितने परसेंट हुआ? 40% होना चाहिए ना। तो चलिए हम यूं कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं। हमारे इस एग्जांपल में सीजीएस कितना है? 2000। सेल्स रेवेन्यू कितना है? 5000। 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ रहा है? 40%। ऐसे ही है। चले आगे आइए, हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का आंसर कितने परसेंट आ रहा है? 30%। ऐसे ही। तो फिर हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का आंसर क्या होना चाहिए? 30%। इसको भी चेक कर लेते हैं। हमारे इस एग्जांपल में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 1500। सेल्स कितनी है? 5000। परसेंटेज में आंसर चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आता है? 30%। हाँ जी, इज इट इजी? तो देखो इन तमाम में हम क्या करें कॉमन साइज एनालिसिस में, इन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हम इनकम स्टेटमेंट के हर कंपोनेंट का कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? सेल्स रेवेन्यू के साथ। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और वो स्टेप क्या है? परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास करंट ईयर के रिजल्ट है, लास्ट ईयर के रिजल्ट्स हम यहाँ लिख लेते हैं। लास्ट ईयर में जितना भी सेल्स रेवेन्यू था कॉमन साइज एनालिसिस में, वो भी परसेंटेजेस में सेल्स को बेस बनाया होगा, तो परसेंटेजेस में सेल्स कितने परसेंट होगी? 100%। आगे आइए, सपोज वो कहते हैं कि लास्ट ईयर आपके पास सीजीएस कितने परसेंट था? 45%। तो इसका मतलब है कि लास्ट ईयर मेरी जीपी रेशियो कितनी थी? 55%। फिर हम सपोज किए लेते हैं कि लास्ट ईयर हमारे पास 35% था ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ? 20%। हाँ जी, इंटरप्रिटेशन दीजिए। आपसे एग्जामिनर पूछता है कि जनाब ये इंफॉर्मेशन आपके सामने गिवन है, तो रिपोर्ट राइटिंग कीजिए और कमेंट कीजिए ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन का स्टार्ट कहां से करना है? आपने प्रॉफिट वर्सेस प्रॉफिट पहले करना है। बताइए लास्ट ईयर में आपके जीपी रेशियो कितना था? 55%। और वो इन दिस ईयर कितना हो गया? 60%। इंप्रूव हुआ या डिटेरियोरेट हुआ? इंप्रूव हुआ। अब ना सिर्फ आपको ये आंसर देना है, वो एक स्टेप और आगे बढ़ेगा और वो आपसे पूछेगा कि एज कंपेयर टू लास्ट ईयर आपकी जीपी रेशियो 55% से बढ़ के 60% पे आई है, रीजन फाइंड आउट कीजिए। रीजन क्या है? इससे प्रीवियस पॉइंट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्यों बढ़ी? क्योंकि आपका सीजीएस 45% से कम होके किस पे आ गया? 40%। आपने सीजीएस को 5% कम किया, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका 5% बढ़ गया। नेक्स्ट बताइए, करेक्शन ऑफ एरर में एक पॉइंट हम सीख कर आए कि अगर जीपी बढ़ता है तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट किस पे होना चाहिए? नेट प्रॉफिट पे। तो अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो आपका नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। क्या ऐसा है? यस। लेकिन देखो यहाँ मजे की बात क्या है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट एज कंपेयर टू लास्ट ईयर कितने परसेंट बढ़ा? 5%। 5% नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन वो 5% नहीं, मोर देन 5%, 10% इंप्रूव हुआ। एम आई राइट? रीजन क्या है? आपने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया। आपका नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10% क्यों बढ़ रहा है? उसकी दो रीजंस हैं। नंबर 1, आपका जीपी रेशियो 5% बढ़ा, और दूसरी रीजन क्या है? आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी 5% बढ़े। तो आपके नेट प्रॉफिट पे डबल इंपैक्ट हुआ, एक ऑफ इंक्रीज इन जीपी और दूसरा डिक्रीज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऐसा क्वेश्चन आता है, कैन यू सॉल्व इट? ओके, नोट कीजिए।
ट्विटर नोट किए तो नेक्स्ट मूव करें। इरेज कर दो। साइलेंट प्लीज। बेटे मैं बार बार रिक्वेस्ट नहीं करूंगी। जी बेटे नेक्स्ट में कुछ और रेशियोज हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ROCE, ROE, पहले ये दो रेशियोज इनका कोरिलेशन देखते हैं। ROCE मीन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, RO मीन रिटर्न ऑन इक्विटी। इनके फॉर्मूलाज बनाने से पहले मैं इन केस ऑफ कंपनी प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है उसे मैं व्हाइट बोर्ड पे दोबारा से प्रेजेंट करने जा रही हूँ। अभी आपके सामने मैंने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बेटे बनाया। जब हमारे पास PBIT आता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जितना भी आता है हम इसमें से सबसे पहले किसको पेमेंट करते हैं? अपने क्रेडिटर को इंटरेस्ट पे करते हैं, ऐसा है। फिर ये मेरे पास जो प्रॉफिट आता है इसे कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से क्या माइनस किया जाएगा? टैक्स। और इसके बाद जो मेरे पास प्रॉफिट आता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको मैं ऑनवर्ड एब्रीवेट करूंगी PAT से। अब मुझे बताइए, आपने शेयर्स का नाम सुना है? प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स जिन्हें हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं वो भी हुआ करते हैं, ऐसा है। मुझे बताओ इन दोनों में, प्रेफरेंस शेयर्स में और ऑर्डिनरी शेयर्स में डिफरेंस क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स को हम प्रेफरेंस शेयर्स क्यों बोलते हैं? इसलिए कि उन्हें पेमेंट के ऊपर प्रायोरिटी होती है। जब कंपनी वाइंड अप होगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न की जाएगी। और जब बिजनेस आपका गोइंग कंसर्न है, नॉर्मल रूटीन में बिजनेस को आप कैरी ऑन कर रहे हो, तो इस प्रॉफिट में से सबसे पहले किनको डिविडेंड मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पहले मिलता है और इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड बाद में देते हैं। ये सब बातें पढ़ी हुई है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो आपने डिविडेंड पे करना है उसकी परसेंटेज फिक्स्ड होती है और वो प्री डिसाइडेड होती है, ये भी पढ़ा आपने। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को आपने कितना डिविडेंड पे करना है, क्या ये प्री डिसाइडेड फिक्स परसेंटेज होती है? नो। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से कितना रिटर्न मिलेगा, कितना डिविडेंड मिलेगा, ये डिपेंड करता है किस बात पे? बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे। रिमेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी, वो प्रॉफिट जो सबको पेमेंट कर देने के बाद बच गया, उस प्रॉफिट की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड हम कितना पे करें, और वो प्री डिसाइडेड नहीं होता। रियल ऑनर्स कौन होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। उनको रियल ऑनर्स क्यों बोलते हैं? उनके पास क्या होता है? वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है? प्रेफरेंस शेयर्स की आपने कैटेगरीज भी पढ़ी हुई होंगी, रिडीमेबल भी होते हैं और इररिडीमेबल भी होते हैं। इन दोनों में बेटे क्या डिफरेंस होता है? जो इररिडीमेबल है उनकी इन्फिनिट लाइफ होती है, कंपनी उनको बाय बैक नहीं करती, और जो रिडीमेबल होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद कंपनी बाय बैक कर लेती है, चाहे तो उनको कैंसिल कर दे या बाय बैक करके दोबारा से इश्यू कर दे। ये डिफरेंस आप सबको क्लियर है? अच्छा, अब ये देखो कंपनी के केस में हम करते क्या है, जब हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है हम इसमें से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करते हैं, और जो रिमेनिंग हमारे पास प्रॉफिट बच जाता है इसे कहते हैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये वो अर्निंग है जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है, बट कीप इन माइंड जितनी अर्निंग आपके इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बच जाती है वो सारी की सारी एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाती।
इसमें से कुछ ना कुछ बिजनेस में रिटेन कर ली जाती। हम क्या करेंगे, ये जितनी भी अर्निंग अवेलेबल होगी इनमें से कुछ हम इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेंगे और जो बकाया अर्निंग बच जाएगी उसे हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। ये चीजें पढ़ी नहीं? अच्छा, अब आपने इन कैलकुलेशंस में ये बातें याद रखनी है, ये सीक्वेंस याद रखना है, दिस चैप्टर भी और इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे उसमें आपने ये सीक्वेंस को याद रखना है, ठीक है। कंपनी का जो बेसिक प्रॉफिट होता है वो कौन सा होता है? पीबीआई। उसके बाद ये प्रॉफिट की कैलकुलेशंस नहीं है बल्कि ये प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। इस प्रॉफिट में से सबसे पहले किसको पेमेंट की जाती है? क्रेडिटर्स को। क्या पे करते हो? इंटरेस्ट। फिर जो प्रॉफिट बच जाएगा उसमें से क्या पे करोगे? टैक्स। टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से किसको पेमेंट करोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। फिर जो प्रॉफिट बच जाएगा उसमें से आपने क्या करना है? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है। अब मोस्टली सारे का सारा डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, कुछ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया जाता है और कुछ बकाया बिजनेस में वापस रख लिया जाता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। जो प्रॉफिट बिजनेस में रख लिया जाता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए उसे क्या बोलते हैं? रिटेन अर्निंग। क्या ये सीक्वेंस याद है क्या? चलिए हम इन रेशियोज की कैलकुलेशंस की ये सिर्फ सीक्वेंस के लिए सिर्फ ही एक्चुअल में भी ऐसा ही होता है। इसी सीक्वेंस से प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ना सर ने टेक्स्ट पढ़ाया ना हमें, तो उन्होंने एक बात की कि जो हमारे पास लीगल रह जाते हैं ना किसी पार्टनर्स जो आगे प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, वो पहले टैक्स अथॉरिटीज को टैक्स देते हैं उसके बाद किसी क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं। वो बेटे टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस केस में उन्होंने सर ने आपको बताया? आपने मेरा ख्याल है वहां पे एक इंडिविजुअल की डेथ हो गई है, उसके आगे जो लीगल उसके पार्टनर्स रह गए हैं वो आगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रह गए हैं वो आगे प्रॉपर्टी को कभी भी ऐसा नहीं होता। वो एडजस्टमेंट्स जो होती है गोइंग जो पार्टनर चला जाता है वो उसकी एडजस्टमेंट्स हैं जो कि पहले कर दी जाती है। ये तो बिजनेस के प्रॉफिट पे जो कंपनी ने इटसेल्फ टैक्स इनकम टैक्स पे करना है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चले आइएगा बेटा जी, ये क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मींस व्हाट? ये पढ़ी हुई है कल आपके पहले। कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Capital employed is long-term investment in the business. और बिजनेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहां से आती है? उसके दो सोर्सेस हैं, लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी। बिजनेस में लॉन्ग टर्म बेसिस पे पैसा आने के दो सोर्सेस हैं, एक लॉन्ग टर्म डेट है, दूसरा आपके पास क्या है? इक्विटी है। यही किसके इक्वल है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करने की दो तीन अप्रोचेस हैं, उनमें से ये एक अप्रोच मैंने आपके सामने लिखी। इसके अलावा बाकी अप्रोचेस क्या है उसके लिए आप मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन बताओ। बेटे आपने अकाउंटिंग इक्वेशन क्या पढ़ी है? एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ओके जनाब, हम एक काम करते हैं, एसेट्स मीन टोटल एसेट्स, लायबिलिटीज मीन टोटल लायबिलिटीज। हम एक काम करते हैं, अगर मैं इसको यूं लिख दूं, कोई फर्क पड़ा? नो। मैंने क्या किया? बाइफर्केशन। अब हम एक काम करते हैं, करंट लायबिलिटीज इक्वेशन की इस तरफ क्या हो रहा है? ऐड। मैं इसे इक्वेशन की दूसरी तरफ मूव करवा लेती हूं तो वहां क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस। मेरे पास इक्वेशन की इस तरफ क्या बचेगा? इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी। और अभी मैंने यहाँ आपके सामने क्या लिखा कि इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी को ऐड करें तो वो किसके इक्वल? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर अकाउंटिंग इक्वेशन का ये वाला पार्ट कैपिटल एम्प्लॉयड के इक्वल है तो ये वाला पार्ट भी किसके इक्वल है? इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसकी बोथ साइड्स इक्वल हो। तो अगर ये कैपिटल एम्प्लॉयड है तो बेटे ये भी आपके पास क्या है?